हेलो बच्चों, हम यहाँ पर सेल से जुड़ी कुछ परिभाषाओं जैसे कि विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उन तीनों के मध्य हम संबंध भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास परिभाषा है वो है खुला परिपथ, जिसे इंग्लिश में हम ओपन सर्किट कहते हैं। खुला परिपथ क्या होता है? जब सेल से धारा ना ली जाए, यानी कि सेल किसी सर्किट में, किसी परिपथ में उसको लगाया जाए जिससे वो परिपथ ऑन हो जाए। यानी जैसे मान लीजिए उस परिपथ में बल्ब का जलना है तो बल्ब चालू हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपने घड़ी का सेल है आपके पास, तो घड़ी में सेल लगाएंगे तो घड़ी चालू हो जाए। तो जब तक वो सेल घड़ी में नहीं लगेगा तब तक घड़ी चालू नहीं होगी, तो हम कहेंगे सेल खुले परिपथ में है। और अगर हमने सेल को लगा दिया घड़ी में तो हम कहेंगे सेल बंद परिपथ में आ गया है। और बंद परिपथ का मतलब जब सेल से विद्युत धारा ली जाए, क्लोज सर्किट हम बंद परिपथ को कहते हैं। फिर अगला अपने पास है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का जो प्रतीक चिन्ह है उसको हम कैपिटल ई या स्मॉल ई से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्मॉल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और शॉर्ट में उसको ईएमएफ कहते हैं। पुराने जमाने के जो वैज्ञानिक थे वो ये सोचते थे कि सेल से कुछ निकलता है जिसके निकलने की वजह से ही आवेश जो है, एकांक धनात्मक आवेश, वो गति करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सेल किसी तरह का कोई फोर्स, कोई बल नहीं लगाता है। सेल तो सिर्फ विभवांतर आरोपित करता है दो बिंदुओं के मध्य, और आवेश गति करता है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों पर अधिकतम विद्युत विभवांतर ही सेल का ईएमएफ कहलाता है। अधिकतम, याद रखिएगा, अधिकतम विद्युत विभवांतर ही सेल का ईएमएफ कहलाता है। और ये जो अपने पास वोल्टा होती है ये साम्य अवस्था में होती है। साम्य अवस्था में क्यों होती है? साम्य अवस्था में ये इस वजह से होती है क्योंकि जब सेल बनाना शुरू किया जाता है तो सेल के इलेक्ट्रोडों पर आवेश का जमाव होना शुरू हो जाता है। जब सेल के इलेक्ट्रोडों पर आवेशों का जमाव होना शुरू होता है तो वहां पर एक और बल जनित होता है जिसका नाम है विद्युत बल। रासायनिक बल तो आवेशन का काम करता है और विद्युत बल आवेशन के विरुद्ध काम करता है। जब ये दोनों बल समान परिमाण विपरीत दिशा में हो जाते हैं किसी एक आयन के लिए, तो फिर आवेशन होना बंद हो जाता है। जब आवेशन होना बंद हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोडों पर अधिकतम आवेश आ गया है, यानी नेट बल अंदर 0 हो गया है सेल के अंदर, क्योंकि जितना रासायनिक बल था उतना ही विद्युत बल हो गया है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में आयनों का जमाव बंद हो गया है। तो जो आवेश आया वो उस अवस्था के लिए अधिकतम आवेश है, और उस आवेश के सापेक्ष जो वोल्टा आई उसे हम अधिकतम वोल्टा कहते हैं। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड पर धनात्मक वोल्टा आएगी, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक वोल्टा आएगी। इन दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर हमने एक सेल बनाया है। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड है और एक रासायनिक बल है, एक विद्युत बल है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। पुराने जमाने में साइंटिस्ट ये सोचते थे कि भाई सेल से कोई चीज निकलती है या सेल किस तरह का बल लगाता है, यानी कि कार्य करता है, इसी वजह से आवेश गति करता है। तो ये डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में भी, ये परिभाषा आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, सारांश में यानी समरी में आपको मिल जाएगी। तो परिभाषा क्या है? क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है क्या? विद्युत वाहक बल। ये पुरानी डेफिनेशन है। तो पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से E बराबर हो गया W/Q, यानी कि कार्य बटा आवेश। तो एकांक आवेश को बंद परिपथ के अंदर ले जाने में किया गया कार्य, पुरानी परिभाषा से। लेकिन नई परिभाषा ये कह रही है कि विद्युत वाहक बल तो कोई कार्य नहीं है बल्कि विभव है। तो चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो W/Q बराबर कार्य होता है बल इंटू विस्थापन F/d। साम्य अवस्था में जितना रासायनिक बल होता है उतना ही विद्युत बल होता है, तो F/d जगह Fa लिख दिया। और विद्युत बल के हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं 12th के सिलेबस में, फिजिक्स के सिलेबस में। F बराबर K Q1Q2/r², जो कूलॉम के नियम से निकलता है, जो केवल स्थिर आवेशों के लिए होता है। और एक होता है Q इंटू V, जो स्थिर और गतिमान दोनों आवेशों के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर लगा दिया Q इंटू V, Q से Q कट गया। अब E इंटू D जो है, ये सेकंड चैप्टर में आपको फॉर्मूला मिलेगा। E इंटू D क्या होता है? अपने पास विभव। तो हमने स्पष्ट कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि विद्युत वाहक बल तो वोल्टा के बराबर है। तो स्पष्ट है कि सेल केवल विभवांतर ही आरोपित करता है।
फिर 1 वोल्ट यानी वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम होता है। एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो हम कहेंगे विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, 1 ईएमएफ हो जाएगा। अब इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में, गणितीय समीकरण में कैसे लिखेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड का विभव माइनस ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का विभव। अब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का विभव जो है ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये याद रखिएगा विद्युत विभवांतर पर या विद्युत विभव पर आवेश की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। आवेश अगर प्लस होगा विभव प्लस होगा, आवेश अगर माइनस होगा तो विभव भी माइनस होगा। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से ये माइनस हो गई, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो देखिए अधिकतम विभव आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता, बल्कि जो विद्युत वाहक बल है वो तो एक विभवांतर है जो सेल आरोपित कर रहा है दो बिंदुओं के मध्य, जहां पर वो जिन दो के बीच में वो जुड़ा हुआ है या जो उससे जुड़े हुए हैं या परिपथ में आरोपित करता है। और ये अधिकतम विभवांतर क्या होता है, अधिकतम विभवांतर होता है जब इलेक्ट्रोडों पर जब अधिकतम आवेश आ जाता है तो जो उनका विभव का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और ये जो विद्युत वाहक बल है खुले परिपथ में होता है, बंद परिपथ में नहीं होता, यानी सेल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तब ये देखने के लिए मिलता है। आगे देखिएगा, अगली जो परिभाषा है अपने पास वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में कहते हैं इंटर रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको हम स्मॉल r से दर्शाते हैं, इसका मात्रक ओम है। ये क्या है, सेल द्वारा आरोपित परिमित बाधा, और ये सेल के भीतर लगता है। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नाम से स्पष्ट है, सेल के भीतर लगाएगा। तो सेल के भीतर कहां लगाएगा, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, इनके मध्य जो आपको बाधा देखने के लिए मिलेगी वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगी। तो एक्चुअल में ये जो आंतरिक प्रतिरोध है आवेशन की प्रक्रिया को धीमी करती है। तो चलिए जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो या सिर्फ प्रतिरोध हो, कि आगे आप प्रतिरोध भी पढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध हो या सिर्फ प्रतिरोध हो, ये दोनों ही परिणाम है, कारण नहीं है। परिणाम है, कारण नहीं है। तो किन किन कारणों पर, किन किन तथ्यों पर ये निर्भर करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिएगा, प्रतिरोध परिणाम, ठीक है, और ये परिणाम क्या है, आवेशन की प्रक्रिया बंद कर देता है या धीमी कर देता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, पहला कारण है इलेक्ट्रॉनों का डूबित क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉनों का डूबित क्षेत्रफल, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास ये सेल है, ये हमने काल्पनिक सेल बनाया है, ये विद्युत अपघट्य है अपने पास, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं। तो आप देखिएगा कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध डूबित क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती, जैसा कि आपको यहां देखने के लिए मिल रहा है। और क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। आपको ये बात समझनी है कि जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल डूबा होगा उतना ही कम आंतरिक प्रतिरोध होगा। आवेशों का चालन हो रहा है, आवेश अगर कम क्षेत्रफल पर जाएंगे तो उनका घनत्व बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा क्षेत्रफल पर जाएंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण कम होगा और पृष्ठीय आवेश घनत्व घट जाएगा और ज्यादा आवेश वहां पर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आवेशों का घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, और विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो फिर प्रतिकर्षण भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला कारण तो ये है कि आंतरिक प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आंतरिक प्रतिरोध जो है डूबित क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप यहां पर देख लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा अगर क्षेत्रफल ज्यादा डूबा होगा, आवेशन तेज हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा अगर क्षेत्रफल कम होगा, आवेशन धीमा हो जाएगा, क्योंकि जितना कम क्षेत्रफल डूबा हुआ होगा उतना कम आवेश मिलेगा, जगह मिलेगी आवेशों को ठहरने के लिए, जमा होने के लिए, इसलिए प्रतिरोध बढ़ जाएगा और आवेशन धीमा हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा, प्रतिरोध घटेगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर क्षेत्रफल घट रहा है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि सिग्मा A के व्युत्क्रमानुपाती है, तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो आयन पर जो विद्युत बल है वो भी बढ़ेगा। विद्युत बल ये चाहता है कि समान प्रकृति का आवेश समान इलेक्ट्रॉन पर ना रहे। रासायनिक बल तो ये चाहता है कि प्लस को प्लस पर भेज दें और माइनस को माइनस पर भेज दें। लेकिन ये जो अपने पास
आंतरिक प्रतिरोध है, इसकी वजह से विद्युत वाहक बल, इसकी वजह से विद्युत बल बढ़ेगा और विद्युत बल विरोध करेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध किसकी वजह से बढ़ेगा? क्षेत्रफल की वजह से। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी। अब इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी के बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने दो चित्र बनाए हैं। ये जो ब्लू वाले हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी ज्यादा है और ग्रीन वाले के बीच की दूरी कम है। दोनों का समान क्षेत्रफल है, समान क्षेत्रफल में दोनों डूबे हुए हैं, लेकिन ब्लू वालों के बीच में दूरी ज्यादा है और ग्रीन वालों के बीच में दूरी कम है। तो आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगी तो आयनों को पहुंचने में अधिक समय लगेगा और वो टकराते हुए आगे जाएंगे, उनकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, उनकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, इसलिए आवेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो आप देख लीजिए पिछले वाले में भी हमने देखा आवेशन की प्रक्रिया धीमी हो रही है, इस वाले में भी हम ये देख रहे हैं कि आवेशन की प्रक्रिया धीमी हो रही है। जब हम मेन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो अगर दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और उल्टा करने अगर दूरी घटेगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाएगा, यानी आवेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। फिर आगे देखिए तीसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। जो आंतरिक प्रतिरोध है विद्युत अपघट्य की सांद्रता के समानुपाती होती है। ज्यादा सांद्रता होगी इसलिए आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। सांद्रता क्या है? आयनों की संख्या अधिक हो, टक्करें बढ़ जाएं तो ऊर्जा हानि होगी और देर से चलेंगे। जितनी ज्यादा विद्युत अपघट्य की मात्रा होगी जल की तुलना में, उतने ज्यादा आयन होंगे और आपस में उतने ही ज्यादा टकराएंगे। फिर आगे देखिएगा ताप पर। अगर हम ताप बढ़ा दें, ठीक है, तो ताप बढ़ा दें प्रतिरोध घट जाएगा, ताप कम कर दें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ताप घटाते हैं तो आयनों की गतिज ऊर्जा घटती है और वो धीमे हो जाते हैं। तो याद रखिए अगर आयनों की गतिज ऊर्जा आपको बढ़ानी है तो ताप आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आयन तेजी से गति करेंगे सेल के अंदर और विद्युत बल का विरोध करेंगे और आवेशन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और उल्टा करने को कम हो जाएगा। फिर आगे विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। प्रकृति से मतलब यहाँ पर क्या है? उसमें कितने आयन्स पाए जा रहे हैं या कितनी आसानी से आयन्स टूट रहे हैं, इन सब पर निर्भर करेगा। अगर वो जल्दी जल्दी आयन प्रदान कर रहा है तो आवेशन की प्रक्रिया भी तेज देखने के लिए मिल सकती है। आगे देखिएगा मानक सेल, जिसे हम इंग्लिश में आइडियल सेल कहते हैं, उसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है ताजा बने सेल का। आंतरिक प्रतिरोध घटता जाता है जब सेल से विद्युत धारा लेते रहते हैं। जैसे जैसे आप सेल से विद्युत धारा लेते रहेंगे यानी सेल का इस्तेमाल करते रहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोडों पर आवेश जमा है उसका स्थानांतरण होता रहेगा, नेगेटिव कम होता रहेगा, पॉजिटिव कम होता रहेगा, इसलिए विद्युत बल घटेगा और रासायनिक बल बढ़ेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास टर्मिनल वोल्टा। इसको ध्यान से समझिएगा। टर्मिनल वोल्टा क्या होती है? टर्मिनल वोल्टा को, टर्मिनल को हम इंग्लिश में फाइनल कहते हैं और इसको हम अंतिम भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? बंद परिपथ में सेल की सिरों पर विभवांतर, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है कैपिटल बी और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये प्रतीक चिन्ह, ये मात्रक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक ही सिंबल से शो की गई है। अब यहां पर आप देखिएगा हमने क्या किया, परिपथ बंद कर दिए। परिपथ बंद करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर बल्ब जोड़ दिया, सेल को हमने बल्ब से जोड़ दिया है। बल्ब अगर ऑन हो गया है तो परिपथ बंद हो गया है, इंग्लिश में कहेंगे तो ऑन हो गया है, ठीक है। तो आवेश का स्थानांतरण होगा। याद रखिए भीतर तो इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकते क्योंकि नेट बल क्या है? 0। जितना रासायनिक बल है उतना विद्युत बल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए बाहर वाला मार्ग मिलेगा तो वो यहां से चलते हुए यहां से चलते हुए यहां आ जाएंगे। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश कम हो जाएगा, धनावेश इलेक्ट्रोड पर धनावेश कम हो जाएगा, इसलिए विद्युत बल घट जाएगा, रासायनिक बल बढ़ जाएगा और आवेशन की प्रक्रिया फिर चालू हो जाएगी। अब आपको ये बात समझना है कि जब आवेश घटना शुरू होता है इलेक्ट्रोडों पर, घटना जब शुरू होता है तो जैसे ही वो घटना शुरू होता है विद्युत बल कम हो जाता है, उसी वक्त रासायनिक बल बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोडों पर जो आवेश है वो कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। मतलब वो घटा, जैसे ही घटना शुरू हुआ वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो एक निश्चित मान तक ही घटेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो जितने मान तक वो घट रहा है आवेश, उसके संगत जो वोल्टा है, उसके संगत जो विभव है, उसका अंतर ही क्या कहला रहा है? टर्मिनल वोल्टा कहला रहा है। तो आप देखिएगा बंद परिपथ के कारण इलेक्ट्रोडों पर आवेश घटता है, इसलिए विद्युत बल घटता है, इसलिए रासायनिक बल बढ़ता है।
आवेशन पुनः प्रारंभ हो जाता है, साम्य अवस्था टूट जाएगी, प्रक्रिया फिर हम दोहराना शुरू कर देंगे, बार बार हम उसको दोहराना शुरू कर देंगे। तो ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कि सेल के अंदर विद्युत अपघट्य की मात्रा कम ना हो जाए जल की मात्रा से। हालांकि सभी सेल के लिए ये बात सत्य नहीं, ये भी आप समझ लीजिए। अगले वीडियो में हम संबंध देखेंगे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य। धन्यवाद।